सेठ जी, अब मैं क्या कहूँ, मेरी संगत बहुत गलत लोगों के साथ थी। गलत आदतों की वजह से मैं डूब गया और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं तुम में? जुआ खेलना, शराब पीना, नाचने वाली के यहाँ जाना। सेठ श्यामलाल मन ही मन सोचते हैं, लगता है सेठ भजनलाल चाहते थे कि मैं उनके बेटे को सही रास्ते पर लाऊं। मैं ऐसा जरूर करूंगा। आप क्या सोच रहे हैं सेठ जी? कुछ नहीं बेटे, मुनीम जी तुम्हें रोजाना 100 रुपए देंगे। तुम उससे अपने जरूरत का कार्य करना। मुनीम जी, राहुल को रोजाना 100 रुपए दे दिया करना। जी ठीक है सेठ जी। अब जब राहुल उनकी दुकान के पास से गुजरता तो मुनीम जी उसे 100 रुपए दे दिया करते। अब बिना मेहनत के फिर से पैसे मिलने लगे तो राहुल की ऐश हो गई। दोस्तों के साथ महफिल जमाने लगा, नाश्ता पानी करता और जुआ भी खेलता। एक दिन श्यामलाल ने उससे पूछा, कहो क्या हाल है राहुल? मैं बहुत खुश हूँ सेठ। आपके दिए हुए पैसे की वजह से मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो ये मजे कर रहा है, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। राहुल, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? जरूर सेठ जी, आप कहिए तो सही। तुम आज अपने दोस्तों से पूछना कि वो कितने समय से जुआ खेल रहे हैं और उन्होंने अब तक कितने पैसे जीते। सेठ की बात मानकर राहुल ने अपने दोस्तों से पूछा कि वो कितने समय से जुआ खेल रहे हैं और उन्होंने अब तक कितने पैसे जीते। अरे हमारा तो सारा जीवन ही इसी में चला गया। और जहापुर नाम के एक नगर में सेठ भजनलाल अपने बेटे राहुल और पत्नी निर्मला के साथ सुखपूर्वक रहते थे। सेठ भजनलाल के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनका व्यापार काफी अच्छे से चलता था, लेकिन सेठ को दिन रात अपने बेटे राहुल की ही चिंता सताती रहती थी, क्योंकि राहुल बहुत आलसी था। वो कोई काम नहीं करता, बस पिता के कमाए पैसों पर ऐश करता था। उसके दोस्त भी उसी के जैसे थे। दोस्तों के साथ मिलकर नशा करना, ताश खेलना और कोठे पर जाना, ये सारे शौक राहुल ने पाल रखे थे। सेठ भजनलाल राहुल को बहुत समझाते थे। भजनलाल राहुल से कहते हैं, बेटे राहुल, अभी तो मैं कमा रहा हूँ तो तुम्हें दुनिया की समझ नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल मुझे इस दुनिया से जाना ही होगा। तब तुम कैसे अपना जीवन बिताओगे? तब की तब देख लेंगे पिताजी, आप उसकी चिंता मत करो। राहुल कभी अपने पिता की बात को तवज्जो नहीं देता। इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। जब सेठ भजनलाल बीमार रहने लगे, ऐसे में बेटे के लिए उसकी चिंता और ज्यादा बढ़ गई। दिन ब दिन उनकी हालत खराब होती जा रही थी। ऐसे में एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, निर्मला, राहुल को समझा समझा कर मैं थक चुका हूँ, लेकिन वो मेरी बातें नहीं समझता। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। तुम अपना ध्यान अच्छे से रखना। ऐसी अशुभ बात अपने मुंह से मत निकालिए, आपको कुछ नहीं हो सकता। नहीं निर्मला, मेरे पास बहुत कम वक्त है। भजनलाल को यकीन हो गया था कि अब वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे। इसीलिए पत्नी को समझाने के बाद उसने राहुल को आखिरी बार कुछ समझाने की कोशिश की। बेटे, मैं तो अब जाने वाला हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। मेरे कमाए धन से कुछ समय तक तो तुम्हारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा, लेकिन अगर तुम नहीं सुधरे तो कहीं के नहीं रहोगे। मेरी और कोई बात तो तुमने मानी नहीं, लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि जब तुम हर तरह से खुद को लाचार महसूस करने लगो तो रोजाना सुबह को सेठ श्यामलाल को देखकर नमस्ते कहना। उसके बाद कोई अन्य कार्य करना। ठीक है पिताजी, मैं आपकी इस बात को जरूर याद रखूंगा। कुछ दिनों बाद सेठ भजनलाल स्वर्ग सिधार गए। उनका श्राद्ध कर्म काफी अच्छे से किया गया। उनके आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य भी किए गए। कुछ दिनों तक परिवार में दुख का माहौल रहा, लेकिन धीरे धीरे फिर से सब अपने आप में व्यस्त हो गए। राहुल अब और ज्यादा आजाद हो गया था, क्योंकि अब उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं था। पिता के कमाई संपत्ति पर ऐश करने लगा, लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। कुछ ही सालों में उसके पिता की सारी संपत्ति को अपने ऐश और आराम में खर्च कर दिया। अब उसे दाने दाने मोहताज होना पड़ गया। भोजन कहाँ जुटाए, उसके लिए भी पैसे नहीं थे। कंगाल राहुल काफी दुखी रहने लगा। तब उसे अपने पिता की कही बात याद आई। राहुल ने याद किया, बेटे राहुल, जब जब हर तरह से खुद को लाचार महसूस करने लगो तो रोजाना सुबह सेठ श्यामलाल को देखकर नमस्ते कहना। उसके बाद अन्य कार्य करना। अब राहुल ने ऐसा ही करने के बारे में सोचा और दूसरे दिन सुबह नहा धोकर सेठ श्यामलाल की दुकान के सामने गुजरा और श्यामलाल को नमस्ते कहकर चला गया। नमस्ते। ऐसा वो रोजाना करने लगा। नमस्ते 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 नमस्ते। तब एक दिन श्यामलाल का ध्यान उस पर गया तो उसने अपने मुनीम से पूछा, मुनीम जी, ये लड़का रोजाना मुझे नमस्ते कहता है और चला जाता है। आखिर कौन है ये और वो ऐसा क्यों करता है? मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। सेठ जी, वो सेठ भजनलाल का बेटा है। पिता की मृत्यु के बाद वो काफी गरीब हो चुका है। अच्छा, तो ये बात है। मुनीम जी, कल जब वो आए तो उसे यहाँ मेरे पास बुला कर लाना। दूसरे दिन जब राहुल वहाँ आया तो मुनीम जी ने उसे अंदर बुलाया। राहुल, आपको सेठ जी ने बुलाया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। राहुल अंदर सेठ के पास जाता है। नमस्ते सेठ जी।
तुम सेठ भजन लाल के बेटे हो? जी। तुम इस तरह रोज मुझे नमस्ते करके क्यों जाते हो? जी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था जब मेरा बुरा वक्त आए तो मैं रोजाना आपको देखूं और नमस्ते करूं। क्या तुम्हें मुझसे किसी चीज की जरूरत है? किसी तरह का व्यापार करना चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, लेकिन मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तो अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे अवश्य कहना, लेकिन एक बात सच सच बताओ कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? तुम्हें पिता ने तो बहुत सारी संपत्ति की थी। तक जीतने की बात है तो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा तो चला भी जाता है। बचत के नाम पर ठन ठन गोपाल, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एक दूसरे के भरोसे ही जिंदगी जैसे तैसे कट रही है। अबे तू तो शुरुआत से ही हमारे साथ जुआ खेलता है। क्या तुमने कभी कुछ कमाया जो हमसे पूछ रहा है? इस बात ने राहुल की बुद्धि खोल दी। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि पिता की सारी संपत्ति उसने गंवा दी, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो कभी जुआ नहीं खेलेगा। दूसरे दिन वो सेठ जी श्यामलाल के पास गया और बोला, काका, आपके कहे अनुसार मैंने अपने दोस्तों से सवाल किया तो मेरा दिमाग खुल गया। मैं अब तक जुआ खेलता रहा और सब कुछ गवाता रहा, लेकिन अब मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। इसलिए आज से आप मुझे 100 नहीं बल्कि 50 रुपए ही दें। श्यामलाल मन ही मन सोचता है, चलो किसी तरह इसकी एक बुराई तो खत्म हुई। अब मुनीम जी उसे रोज 50 रुपए देने लगे तो उस पैसे से खाना और मुजरा देखने नाचने वाली के यहाँ जाया करता। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत गए। तब एक दिन श्यामलाल ने राहुल से कहा, राहुल, तुम हमेशा रात को नाचने वाली के यहाँ जाते हो ना, कभी सुबह उसके पास जाओ। सेठ की बात मानकर अगले दिन राहुल सुबह को ही नाचने वाली के यहाँ गया तो उसने देखा कि वो रात को जितनी खूबसूरत दिखती है, दिन में उतनी ही बदसूरत नजर आ रही थी। उसे देखकर वो दंग रह गया। उसने मन ही मन सोचा, ये कितनी बदसूरत है और मैं इसके लिए पागल रहा करता था। नहीं नहीं, अब मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगा। अगले दिन वो सेठ जी की दुकान पर गया और बोला, सेठ जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी भी नाचने वाली के कोठे पर नहीं जाऊंगा। आज से आप मुझे 25 रुपए ही दिया करें। ऐसे में अब मुनीम जी राहुल को रोजाना 25 रुपए देने लगे, जिससे वो बाहर कुछ कुछ खाकर अपना भूख मिटा लिया करता। तब एक दिन फिर सेठ जी ने उससे कहा, बेटे, तुम रोजाना होटल में खाना खाते हो, कभी होटल की रसोई में जाकर वहाँ का नजारा देखो कि वहाँ खाना कैसे बनता है। सेठ की बात मानकर उसी दिन राहुल होटल में खाना खाने से पहले होटल के रसोई में गया तो उसने देखा कि रसोईया आटा गूंद रहा है। उसे जुकाम हो रखा है। वो बीच बीच में अपना नाक भी साफ करता और उसी हाथ से आटा भी गूंदता। सब्जी बनाने वाला बिना सब्जी को धोए ही पके हुए तेल में सब्जी को बना रहा था। ऐसी गंदगी देखकर उसके होश उड़ गए और वो बिना कुछ खाए वहाँ से चला गया। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, आज तक मैं इतना गंदा खाना खाता आया हूँ। घर में माँ इतने प्यार से भोजन बनाती है, लेकिन ना तो मैं कभी माँ का ख्याल रखता हूँ और ना ही उनके हाथ का बना भोजन खाता हूँ। लेकिन अब और नहीं। राहुल सीधे सेठ जी की दुकान पर जाता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आज आपकी वजह से मेरी आंखें खुल गईं। अब मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगा। और सेठ जी, अब मुझे 25 रुपए भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे अंदर अभी भी एक बुराई है। वो ये है कि मैं चोरी करता हूँ। कृपया करके किसी तरह से आप मेरी इस बुराई का भी अंत कर दीजिएगा। जब चोरों ने पीछे मुड़कर देखा तो वे भौचक्के रह गए और पकड़े जाने के डर से उन्होंने बोरियों को वहीं छोड़ दिया और तेजी से भाग निकले। मोतीलाल का तो वैसे भी इरादा था कि वह अनाज बाजार में बेचे। इससे उसे माल ढुलाई के पैसे भी बच गए। इसके बाद मोतीलाल ने वे अनाज की बोरियां एक दुकानदार को अच्छे दाम पर बेच दी और खुशी खुशी पैसे लेकर घर वापस आ गया। इस घटना से चोर और भी ज्यादा खींच उठे और उन्होंने मोतीलाल के घर में चोरी करने की एक नई योजना बनाई। कुछ दिनों बाद वे पांचों चोर फिर से मोतीलाल के घर पर धावा करने पहुंचे, लेकिन चोरों की आवाज से मोतीलाल की नींद खुल गई। आवाज की जांच करने के लिए जब मोतीलाल ने खिड़की से बाहर झांका तो वह तुरंत उन चोरों को पहचान गया और मन ही मन उन्हें सबक सिखाने की एक योजना बना ली। उसने फौरन अपनी पत्नी को जगाया और उसे कुछ योजना समझाई। इसके बाद दोनों सोने का नाटक करते हुए चारपाई पर लेट गए। चारों चोर जब घर में दाखिल होकर उस कमरे तक पहुंचे जहां मोतीलाल और उसकी पत्नी लेटे हुए थे तो सरदार ने उन्हें सोता हुआ देखकर धीरे से अपने साथियों से कहा, शांत, आज मोतीलाल तिजोरी वाले कमरे में नहीं सोया है। हमें बड़े आराम से इस कमरे से गुजरकर तिजोरी वाले कमरे तक जाना है। पर जैसे ही चोरों ने उस कमरे से होकर दूसरे कमरे में जाने के लिए कदम बढ़ाया, मोतीलाल की पत्नी चीखते हुए उठी और मोतीलाल को जगाने लगी। अजी सुनो जरा। चोर डर के मारे दरवाजे की ओर छिप गए। मोतीलाल भी आंखें मलते हुए उठ बैठा, मानो सच में अपनी पत्नी के जगाने पर ही जागा हो, और अपनी पत्नी से पूछा, क्या हुआ? हे भगवान, मैं तो बड़ा सुंदर सपना देख रहा था, तुमने सब खराब कर दिया। अभी तो कुछ खराब हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है मगर मेरा डरावना सपना सच हो गया तो। डरावना सपना? कैसा डरावना? अगर ऐसी बात है तो रात में राजमहल में जाकर राजा के पलंग से 4 हीरे चुरा लाना। सेठ की आज्ञा मानकर राहुल रात को चोरी करने निकल पड़ा तो राजा भी उस वक्त वेश बदलकर घूम रहा था। कौन हो तुम?
मैं चोर हूँ। मैं भी चोर हूँ। चलो हम दोनों मिलकर चोरी करते हैं, एक से भले दो। क्यों, क्या कहते हो तुम? ठीक है, ऐसा करो, तुम राजा के महल के बाहर रुको, मैं अंदर जाकर राजा के पलंग से 4 हीरे चुरा कर लाता हूँ। अगर कोई आए तो मुझे इशारा कर देना। इसके बाद राहुल अंदर चला जाता है। बहुत चालाकी से वो राजा के पलंग से 4 हीरे निकाल लाता है और उसमें से 2 हीरे राजा को देता है और 2 अपने पास रख लेता है। ऐसे में राजा मन ही मन सोचता है कि ये तो बड़ा होशियार और ईमानदार है। सुबह होने पर राहुल सेठ के पास जाता है और हीरे दिखाकर सारी बात बताता है। इधर राजा के महल में सबको पता चल जाता है कि रात को महल में चोरी हुई है। तब राजा मंत्री को आदेश देता है। मंत्री जी, जाकर पता कीजिए कि महल से क्या कुछ चोरी हुआ है। मंत्री के मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है राजा को तो कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए वो तिजोरी से ढेर सारे जेवरात अपने घर भेज देता है और राजा को आकर कहता है, महाराज, पलंग से 4 हीरे और तिजोरी से ढेर सारे गहनों की चोरी हुई है। राजा को तो पता था कि चोर ने सिर्फ पलंग से 4 हीरे ही चुराए हैं। ऐसे में राजा समझ जाता है कि तिजोरी से गहने मंत्री जी ने गायब किए हैं। ऐसे में राजा पूरे नगर में घोषणा करवा देता है। महल में जिसने भी चोरी की है वो सामने आए, उसे इनाम दिया जाएगा। ऐसे में ईमानदारी से राहुल सेठ श्यामलाल के साथ महल में आ जाता है और सारी बात बताता है कि उसने पलंग से 4 हीरे चुराए थे। तब राजा अपने सैनिकों को आज्ञा देता है कि मंत्री जी के घर की तलाशी ली जाए। ऐसे में जब मंत्री के घर की तलाशी होती है तो सारे गहने उनके घर से मिलते हैं। तब राजा मंत्री को गिरफ्तार कर कारावास में डलवा देते हैं और राहुल से कहता है, तुम तो बहुत ईमानदार और समझदार हो, फिर ऐसे गलत काम क्यों करते रहते हो? राजा की बात पर सेठ श्यामलाल सारी बातें राजा को बताते हैं। राहुल, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में 200 सोने के सिक्के देता हूँ। इससे तुम अपना व्यापार शुरू करो और पिता का नाम रोशन करो। अब राहुल पूरी तरह से सुधर चुका था। सेठ श्यामलाल की मदद से वो अपना नया व्यापार शुरू करता है और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। एक गांव में मोतीलाल नाम का एक किसान रहता था। मोतीलाल सरस्वती माता का भक्त था और उसकी पत्नी सविता माता लक्ष्मी की रोज पूजा करती थी। इस तरह उसके घर में माँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का आशीर्वाद था। माँ सरस्वती की कृपा से मोतीलाल बहुत बुद्धिमान था और साथ ही वह बहुत मेहनती भी था। उसके घर में हर दिन माता सरस्वती और माता लक्ष्मी की पूजा होती थी। लक्ष्मी माता की कृपा से वह धीरे धीरे धनवान हो गया। मोतीलाल की बढ़ती संपत्ति पर गांव के आसपास के चोरों की नजर पड़ गई और उन्होंने उसके धन को चुराने की योजना बना ली। एक रात 5 चोर मोतीलाल के घर आ पहुंचे और चुपके से दरवाजे की सिकल खोलकर घर के अंदर घुस गए। तभी उन्हें मोतीलाल अपनी तिजोरी के पास सोता हुआ नजर आया। इस पर चोरों के सरदार ने धीरे से कहा, अरे ये तो तिजोरी के पास ही सो रहा है, अगर हमने तिजोरी तोड़ने की कोशिश की तो ये जाग जाएगा। उसके साथियों ने कहा, आज हम वापस चलते हैं, बाद में कोई और मौका देखेंगे। वे उसी खामोशी के साथ लौटने लगे जिस खामोशी से आए थे। पर जब वे एक कमरे से गुजर रहे थे जहां अनाज से भरी बोरियां रखी थीं, तो सरदार ने कहा, क्या सोचते हो दोस्तों, क्यों ना आज हम इन अनाज की बोरियों से काम चलाए। उसके साथियों ने कहा, सही कहा, खाली हाथ लौटने से अच्छा है। इस पर उनका एक साथी सोचते हुए बोला, पर भाई सोचो, इन बड़ी बोरियों को हम कहाँ रखेंगे? अगर पूरे गांव में तलाशी हुई तो हम पकड़े जाएंगे। इस पर सरदार ने कहा, अरे तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, घर में रखने की क्या जरूरत है, हम यहीं से सीधे बाजार जाएंगे और इन अनाज की बोरियों को बेच देंगे। इस पर सभी ने एक एक बोरी उठा ली और बाजार की ओर चल पड़े। लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि मोतीलाल ने उनकी योजना सुन ली थी और वह चुपचाप उनका पीछा कर रहा था। बाजार पहुंचते ही सुबह का उजाला फैलने लगा था और बाजार में लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। तब मोतीलाल ने देखा कि चारों चोर एक दुकान के पास खड़े थे और अनाज की कीमत पर बातचीत करने जा रहे थे। तो उसने पीछे से आवाज लगाई और कहा, अरे भाई, कितनी दूर तक ये बोरियां ले जाओगे? बस यहीं पर बोरियां रख दो और चल सपना। अरे मैंने सपने में देखा कि कुछ चोर हमारा सब कुछ चुरा कर ले गए और हम तबाह हो गए। तिजोरी से सारे पैसे और जेवरात जल्दी से निकालकर किसी और जगह पर छुपा दो। यह सुनकर मोतीलाल हंसते हुए बोला, भगवान, तू फिक्र मत कर, मैंने तो इसी चिंता में पहले ही तिजोरी के सारे पैसे और जेवरात को थैले में डालकर खेत के बीच वाले कुएं में छिपा दिए हैं। कौन जाने कब चोर आ जाए और सब कुछ चुरा ले जाए। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। फिर इसके बाद दोनों अपनी अपनी जगह पर लेट गए और सोने का नाटक करने लगे। दरवाजे की ओट में खड़े उनकी बातें सुन रहे चोरों की खुशी का कोई पार न रहा। चोरों के सरदार ने खुशी से नाचते हुए कहा, देखो यह भी क्या खूब रही, अब हमें तिजोरी को तोड़ने की जरूरत नहीं है, आओ सभी कुएं की तरफ चलें। बड़ा होशियार समझता था अपने आप को, सुबह उसे पता चल जाएगा। और फिर वे सब चुपके से कुएं के पास पहुंच गए और रस्सी से कुएं का पानी निकलकर